So, hey guys, welcome back to our YouTube channel. So, finally, we are back with the अगतंत्र सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 11 तक अपने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग चैप्टर 12 के बारे में देखने वाले हैं, जिसका नाम है पॉइजन्स। पॉइजन्स हम लोग ने पहले भी विषयों के बारे में पढ़ा था, वचना, कुपीलू, अपना धतूरा, भांग, अहीफेन, डिजिटैलिस और बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट ओरिजिन और मेटेलिक ओरिजिन पॉइजन्स हम लोग ने देख लिए थे। आज हम लोग इस चैप्टर में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो भी पॉइजन्स होते हैं, पॉइजन्स के कंपाउंड होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, अल्कलीज, एस्फिक्शिएंट, नॉन मेटालिक पॉइजन्स, हाइड्रोकार्बन्स, एग्रोकेमिकल्स और हाउसहोल्ड पॉइजन्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग इनके यूजेस देखेंगे, कहाँ-कहाँ पे इनका यूज़ होता है। साइन्स एंड सिम्पटम्स देखेंगे कि इनके अगर कोई एक्सेल या इन्हेल कर लेता है या फिर कोई खा लेता है या फिर किसी भी तरीके से इंसान के अंदर चला जाता है, तो कौन-कौन से साइन्स और सिम्पटम्स हमको दिखने को मिलेंगे। उसके साथ-साथ हम लोग देखेंगे कि अगर किसी ने खा लिया, बाय चांस एक्सीडेंटल भी हो सकता है, सुसाइडल और होमिसाइडल भी हो सकता है। तो अगर हो गया है तो किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करनी है, किस तरीके से उसकी जान बचानी, मैनेजमेंट क्या होगा। फिर उसके बाद फेटल डोज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, क्या फेटल डोज़ होती है इनका, फेटल पीरियड क्या होता है और उसके बाद पोस्टमार्टम फाइंडिंग में क्या मिलेगा, कैसे पता करेंगे कोई मर गया है तो कौन से पॉइज़न से मरा है, और मेडिको लीगल एस्पेक्ट इन बोथ मॉडर्न एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन देखने वाले हैं। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है अपना पहला सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 2 होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत खतरनाक एसिड्स होते हैं, आपने हमेशा से छोटे क्लासेस से भी पढ़ा होगा। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको विट्रियोल से भी डिनोट करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे नॉर्मली सॉल्ट्स बनाए जाते हैं। HCl प्लस आपने देखा होगा, बेस मिला के NaCl और बाकी सॉल्ट्स बनाते हैं, KCl, तो चीज़ें होती हैं। वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करी जाएगी। सबसे पहले हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड देख लेते हैं, जिसका नाम है विट्रियोल। तो विट्रियोल में यूजेस के बारे में अगर बात करें तो ये लेड एसिड बैटरीज में पड़ते हैं, ड्रेनेज में और फर्टिलाइजर्स में, टेक्सटाइल में, पेंटिंग इंडस्ट्री में इनका यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। अगर कोई इसको खा लेता है या फिर किसी पे लग जाता है तो कौन कौन से सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इमीडिएट बर्निंग पेन इन माउथ एंड थ्रोट होगा। ठीक है? ब्राउन एंड ब्लैक वॉमिटिंग विद ब्लड एंड म्यूकस, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, टंग स्वेलन, लिप्स जो होंगे ब्राउन और ब्लैक हो जाएंगे, चॉकी वाइट टीथ हो जाएंगे और टिनेस्मस हो जाएगा, परफोरेशन ऑफ स्टमक हो जाएगा, सिनकोप हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। ठीक है? तो इतना खतरनाक होता है। और इसके बाद फेटल डोज है 10 से 15 मिलीलीटर। फेटल पीरियड है 12 से 24 घंटे। पोस्टमार्टम में क्या मिलेगा, कोरोजन ऑफ माउथ मिल सकता है, लिप्स का, ओइसोफेगस का, स्टमक का परफोरेशन मिल सकता है, लीवर एंड किडनी इन्फ्लेम्ड हो सकती है, कोagulation ऑफ ब्लड इन पेरिटोनियल कैविटी हम लोग को मिलेगा। पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है, हमने पिछले बीएमएस फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी के चैप्टर्स में बताया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, सिंपल, एक्सीडेंटली कोई जैसे ग्लिसरीन या कैस्टर ऑयल समझ के पी लिया उसने, या फिर सुसाइडल भी होता है कभी-कभी, अबॉर्टिफिकेशन, अबॉर्शन करवाने के लिए लोग, और विट्रियोलेज। विट्रियोलेज आपको पता होगा कि क्या होता है, बताइए? मैं रुका हूँ। विट्रियोलेज क्या होता है? एसिड अटैक, ठीक है? जब सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं किसी के फेस पे या पूरी बॉडी पे एसिड अटैक करने के लिए, तो उसको टर्म मिलता है विट्रियोलेज। ठीक है? इसमें क्या कितने साल की सज़ा होती है? 10 साल की सज़ा होती है, और अगर आईपीसी 326 ए के साथ देखें तो 10 साल की सज़ा हो सकती है या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, या 326 बी के तहत 5 से 7 साल की सज़ा और फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ये टर्म इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ जाता है, पूछा जाता है किस एसिड से रिलेटेड है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड होता है। इसमें कितनी सज़ा होती है, ये भी कभी-कभी पूछा जाता है। तो देखो, सल्फ्यूरिक ऐसे तो आप ये वाला चैप्टर देखेंगे, बहुत बोरिंग है और बहुत लंबा चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारे इसमें कंपाउंड्स आते थे, फास्फोरस और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट जितनी चीज़ें काम की हैं, सिर्फ़ उतनी चीज़ें ही मैं निकाल के लाया हूँ, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। दीज़ नोट्स आर बेस्ट फॉर यू।
यहाँ पे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में बस इतना ही आप देख के चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट। इसका सिम्पटम्स क्या होता है, अगर कोई खा ले तो नोज़िया, हेमेटोमेसिस मतलब खून की उल्टियाँ होने लगेंगी, गैस्ट्रिक पेन होगा, पेट में दर्द होगा, गम इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सलाइवेशन, कन्वल्जन्स, डिलीरियम, कन्वल्जन पता है ना, आक्षेप, डिलीरियम, आक्षेप भी नहीं कहते तो आक्षेप भी नहीं, आक्षेप मतलब सिंपल दोहरे, डिलीरियम, परफोरेशन जो होता है वो रेयर होता है इसमें। यहाँ पे हम लोग परफोरेशन देख रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड में। पैरालिसिस इन सम केसेस, फ्यूम्स कॉजेस कंजक्टिवाइटिस, जो उसके फ्यूम्स होते हैं, धुआं होता है, उससे कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, फेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस एंड प्लूराइसी हो सकता है। फेटल डोज की बात करें तो 15 से 20, तो यहाँ पे 10 से 15 था, ये 15 से 20, थोड़ा सा देखो यहाँ पे कम में ही इंसान की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लेना पड़ता है, तब जाके इंसान की मृत्यु होती है। फेटल डोज 20 से 30 घंटे इंसान तड़पता रहता है। पोस्टमार्टम की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगी वो ऐश ग्रे मिलेगी हम लोगों को, इरोजन हो रखा होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा जो होगा कॉन्ट्रैक्टेड होगा, और ब्लड कलर्ड होगा, परफोरेशन पॉसिबल है, हो सकता है परफोरेशन। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, नॉर्मली किसी ने एक्सीडेंटली कुछ और समझ के पी लिया। होमिसाइडल रेयर होता है, ठीक है, किसी को मारने के लिए कोई एचसीएल नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि बच बच गया तो दिक्कत हो जाएगी। सुसाइड के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये दो देखे, इन दो में सिर्फ इतना ही आपको तैयार करना है। और फिर आता है नाइट्रिक एसिड एंड जनरल ट्रीटमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जैसे है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वाफोर्टिस HNO3। सिम्पटम्स क्या है, येलो कोटिंग टीथ पे दिखेगी, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगा वो येलो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़ैंथोप्रोटीन रिएक्शन जो होती है वो होगा, ज़ैंथोप्रोटीन रिएक्शन की वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वो येलो हो जाएगी, येलोइश ब्राउन, वॉमिटिंग होगी, फ्यूम्स कॉजेज आई इरिटेशन, थ्रोट बर्निंग, प्लूराइसी, डिसयूरिया और इंटेंस थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, इसका मेन सिम्टम होता है। फेटल डोज इसका भी 10 से 15 है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग खतरनाक एसिड होता है, और फेटल पीरियड 12 से 24 घंटे होता है। पोस्टमार्टम में क्या मिलेगा, येलो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन कोरोजन, कॉन्ट्रैक्टेड थ्रोट, ईसोफेगस, स्टमक जो होगी सॉफ्ट होगी, अल्सरेटेड, परफोरेशन रेयर होगा। मेडिको लीगल सुसाइड या फिर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नाइट्रिक एसिड येलो कलर का कुछ ना कुछ दे रही है हमेशा। येलो कलर की या तो टीथ हो जाएंगे, या तो म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगा, या तो स्किन हो जाएगा, या तो ये वॉमिटिंग येलो कलर की होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नॉर्मल जनरलाइज़ कर लें, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं लिखने के लिए। आपने देखा यहाँ पे सारी चीज़ें लेकर आया हूँ जो जो भी इम्पोर्टेंट थी। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब चीज़ें हैं, या फिर बहुत कम चीज़ें हैं, ठीक है? जनरल ट्रीटमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे डू नॉट यूज़ गैस्ट्रिक लेवाज और एमेटिक। इसमें गैस्ट्रिक लेवाज नहीं देना चाहिए इनऑर्गेनिक एसिड्स में। अगर जो भी कोई इनऑर्गेनिक जैसे ये सारे हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, नाइट्रिक एसिड, इन सब के हम लोग ने सिम्पटम्स ही देखे। तो सिम्पटम्स सबकी जनरलाइज़ यही हैं। यही सारे में लिख के आ जाएँगे ना, तो आपके लिए ये फुल में फुल मार्क्स लाने के लिए काफ़ी होगा। जैसे इसमें किसी में गैस्ट्रिक लेवाज और एमेटिक ना दें, उसके बाद आईवी फ्लूइड्स जैसे इंजेक्शन दें मॉर्फिन का अगर दर्द हो रहा है तो। कैल्सिनेटेड मैग्नीशिया, कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया, चॉक और कार्बोनेट ऑफ सोडा आफ्टर मिसलेजिनस ड्रिंक्स देना चाहिए। स्टीरॉइड्स, लारिंजियोटोमी इफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूट्रलाइज विद वीक एल्कली। वीक एल्कली देखिए हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि अल्काली के साथ ये क्या रिएक्शन बनाएगा, नॉर्मल सॉल्ट्स बना देगा, तो उससे न्यूट्रलाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो दिक्कत कम हो जाती है कि इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई और रिएक्शन हो गया, तो बच सकता है इंसान। फॉर स्किन कॉन्टैक्ट वॉश विद कोपियस वाटर, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी चाहिए, जैसे जैसे हूँ वैसे वैसे। फिर आता है ऑक्जेलिक एसिड एंड कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड को हम लोग फिनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, एसिड ऑफ शुगर बोलते हैं इसको, C2H2O4 होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। यूजेस क्या है, ब्लीचिंग, डाइंग, स्ट्रॉ हैट्स, रिमूविंग इंक, रस्ट स्टेन्स, तो वहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड्स का यूज होता है। सिम्टम्स क्या है, सार टेस्ट, थ्रोट कंस्ट्रिक्शन, बर्निंग इन माउथ एंड स्टमक, वॉमिटिंग विद ब्लड, ब्लड के साथ वॉमिटिंग होगी, हाइपोकैल्सीमिया होगा कॉजिंग नंबनेस एंड टिंगलिंग, डायलेटेड प्यूपिल्स, रीनल फेलियर, कन्वर्जन, कैल्शियम ऑक्सलेट इन यूरिन, कोलैप्स एंड डेथ, ठीक है। फेटल डोज इसका भी 15 से 20 है, सेम एज HCl, ठीक है। 10 से 15 H2SO4 और HNO3।
HCl और ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 का 15 से 20, फेटल पीरियड 1 से 2 घंटे। HCl का क्या था 20 से 30, ठीक है, 12 से 24 किसका था, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इसी तरीके से फेटल पीरियड भी याद रखिए और फेटल डोज भी याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट आता है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है और आपके लिखने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ट्रीटमेंट की बात करें, गैस्ट्रिक लेवाज विद कैल्शियम लैक्टेट, लाइम वाटर, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट 150 mg पर किलोग्राम ओरली दे सकते हैं, 10 ml ऑफ 10% आईवी दे सकते हैं। हीमोडायलिसिस या डेमोलिसेंट यूज करते हैं। पोस्टमार्टम में क्या मिलेगा, कोरोजन मार्क्स ऑन फेस, माउथ, टंग, इसोफेगस, स्टमक, डार्क रेड, ब्लैक, कंस्ट्रिक्टेड एंड इन्फ्लेम्ड किडनी। मेडिको लीगल एस्पेक्ट है, एक्सीडेंटल क्रिमिनल एब्जॉर्शन और होमिसाइडल और सुसाइडल जो होता है वो रेयर होता है। ऑक्सिलिक एसिड कोई नहीं ढूंढता है जाके कि सुसाइड करेंगे या फिर किसी को इंसान को मारेंगे, ठीक है। कार्बोलिक एसिड की बात करें तो ये फिनॉल C6H5OH, ठीक है, ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, नीट में बहुत ज्यादा इसके बारे में क्वेश्चंस लगाए थे, तो फिनॉल तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यूजेस क्या है, जैसे डेटॉल में मेडिसिन में यूज होता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है ये। प्लास्टिक फैक्ट्रीज, डिटर्जेंट, हर्बिसाइड, पॉइजनिंग, कार्बोलिज्म, ठीक है, हर्बिसाइड में यूज होता है, और अगर इससे पॉइजनिंग हो गई है तो इसके कार्बोलिज्म भी बोलते हैं। सिम्टम्स क्या है, फैट सोल्यूबल अटैक नर्वस सिस्टम कॉजिंग रेस्पिरेटरी एंड सीवियस पैरालिसिस, स्टमक बर्निंग हो सकती है, नमनेस हो सकता है, वॉमिटिंग रेयर होती है, कभी कभी होती है, स्किन कॉन्टैक्ट कॉजेज गैंग्रीन, फिनॉल ओडर इन ब्रेथ, साइनोसिस, पिन पॉइंट प्यूपिल, ये इंपॉर्टेंट आता है, पिन पॉइंट प्यूपिल किसमें मिलता है, अपना कार्बोलिक एसिड में। बीपी लो हो सकता है, रेस्पिरेशन भी कम हो सकता है, कन्वर्जेंस और डेथ हो जाती है इंसान की। फेटल डोज 1 से 2 ग्राम फिनॉल और 25 से 50 ml ऑफ हाउस होल्ड फिनॉल से इंसान की डेथ हो जाती है। फेटल डोज 2 से 4 ही घंटे में इंसान खत्म। टेस्ट इसका कैसे होता है, 10% फेरिक क्लोराइड को यूरिन के साथ अगर हम लोग मिलाते हैं तो वो ब्लू कलर देता है, तो इससे पता चलता है कार्बोलिक एसिड है। ट्रीटमेंट की बात करें तो लेवेज विद वार्म वाटर, MgSO4 एंड Na2SO4 और ऑलिव ऑयल या चारकोल या डेमोलिसेंट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट आईवी देंगे तो इसका ट्रीटमेंट होगा। पोस्टमार्टम ग्रीन व्हाइट कोरोजन, या तो ग्रीन व्हाइट नहीं, ग्रे व्हाइट कोरोजन माउथ में दिख सकता है, हैंड्स में दिख सकता है, फिनॉल ओडर, एनलार्ज लीवर और स्प्लीन, कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेन, डार्क कलर्ड, डार्क और क्लॉटेड ब्लड। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, सुसाइडल, एक्सीडेंटल, क्रिमिनल अबॉर्शन में यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें कॉमन है, जैसे क्रिमिनल अबॉर्शन यहाँ पे आ रहा है, सुसाइडल तो बहुत कभी कभी दिख रहा है, रेयर रेयर है हर जगह तो, बट एक्सीडेंटल भी हर जगह दिख रहा है कि एक्सीडेंटल क्रिमिनल अबॉर्शन तो आप लिख ही सकते हैं। तो आपको क्या समझने को मिला कि आप मेडिको लीगल एस्पेक्ट में कहीं पे भी एक्सीडेंटल डाल सकते हैं, क्रिमिनल अबॉर्शन डाल सकते हैं, ये इन एसिड्स के अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें, ठीक है। और बाकी होमिसाइड और सुसाइड रेयर ही लिखिएगा। सबका फेटल डोज ईजी है याद करने के लिए, फेटल पीरियड ईजी है याद करने के लिए। उसके साथ साथ ये कहाँ यूज होते हैं ये भी जनरलाइज रहता है। जैसे फिनॉल है, साफ सफाई में यूज करते हैं तो घरों में मिल जाता है, ऑक्जेलिक एसिड है, ब्लीचिंग ब्लीचिंग में यूज होता है, HCl है कहाँ यूज होता है, H2SO4 है कहाँ यूज होता है, तो ये सारी जनरलाइज है, ये सब आपको पता है। फॉर्मिक एसिड और हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब। देखो पता है पिछली बार कौन सा आया था, फॉस्फोरस आया था पिछली बार, तो फॉस्फोरस इस बार पता नहीं क्या आएगा, बट हो सकता है हाइड्रोसाइनिक एसिड या HCN आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मिक एसिड को देखते हैं जिसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, HCOOH इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, प्रिजर्वेटिव, एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह, लेदर, रबर मैन्युफैक्चरिंग, मिटिसाइड बाय बी कीपर और नेचुरली इन बी एंड एंट वेनम में मिलता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड आपको पता होगा रेड एंड्स में होता है ना। सिम्टम्स, इनहेलेशन, स्किन एब्जॉर्प्शन, हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, सीवियर स्किन एंड आई बर्न, लंग इरिटेशन, पल्मोनरी एडिमा, इमरजेंसी और किडनी डिजीज हो सकती है, स्किन एलर्जी इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल। ट्रीटमेंट की बात करें तो वॉश एक्सपोज्ड एरिया विद सोप, वाटर, टिंक्चर आयोडीन और एंटाहिस्टामिन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन ऑइंटमेंट लोकली। एड्रेनलिन दे सकते हैं अगर सिस्टमिक रिएक्शन है, और कैल्शियम ग्लूकोनेट 1 से 2 ग्राम आईवी दे सकते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जहाँ पे भी जरूरत हो वहाँ पे दें और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करें। तो ये सारे ट्रीटमेंट हो जाते हैं। हाइड्रोसाइनिक एसिड या फिर
फ्लूरिसिक एसिड HCN बोलते हैं जिसको। यूज़ इसका कहाँ होता है? फोटोग्राफी में, फ्यूमिगेंट में, टैनिंग में, मेटलर्जी में, मेडिसिन में, बिटर आलमंड, ओह माय गॉड! ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटर आलमंड ओडर, ये एमसीक्यू आया था पिछले एग्ज़ाम में, तो आप ये मत भूलिएगा। ठीक है? बॉइल्स एट टू 25.6 डिग्री सेल्सियस। सिम्पटम्स की बात करें, कोरोजन ऑफ माउथ, थ्रोट, स्टमक, गैस इनहेलेशन कॉजेस इमीडिएट डेथ, डिज़ीनेस, डिस्निया, वॉमिटिंग, हेडेक, डायलेटेड प्यूपिल्स, कन्वल्जन्स, पैरालिसिस, साइनोसिस, अनकॉन्शियसनेस और डेथ, ये सारे इसके सिम्पटम्स होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो वही नॉर्मल अपना ट्रीटमेंट देंगे गैस्ट्रिक। यहाँ पे देखो गैस्ट्रिक लेवाज आया बहुत टाइम बाद, ठीक है? गैस्ट्रिक लेवाज 5 से 10 तो कहाँ पे आ रहा है? HCN में आ रहा है गैस्ट्रिक लेवाज। सोडियम टेट्रा एसिड एसिमेट 100% फॉर 100% O2 फॉर वेपर इनहेलेशन अगर है, तो सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थाइसल्फेट IV दे रहे हैं। डाइकोबाल्ट टेट्रा एसिमेट 15%, 2 बार 20 ml IV देना है। 5% ग्लूकोज 20 ml IV देना है। 1% मेथिलीन ब्लू IV एज एंटीडोट देना है। Postmortem, bitter almond odor, froth from mouth, pink patches on body, face, lips contracted, meninges, pupil dilated and shiny after death, patchy hemorrhage on lungs and heart, rigor mortis set in early and last long। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है? राइगर मोर्टिस इसमें पहले आती है लेकिन बहुत देर तक रहती है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट, आप देखो, आप ये सोचोगे क्या होता है राइगर मोर्टिस और अर्ली आ रही है, इसका मतलब क्या है? ये आप थैनाटोलॉजी जब पढ़ेंगे तो और उसमें चीज़ें ईज़िली समझ में आने लगेंगी कि राइगर मॉ देखो, प्राइमरी रिलैक्सेशन होता है, फिर राइगर मोर्टिस होता है, फिर सेकेंडरी रिलैक्सेशन होता है। किसी के मौत के बाद पहले तो वो उसकी जो बॉडी होती है वो उसमें एटीपी बचा होता है, तो पहले तो वो रिलैक्स होता है, मसल्स उसकी रिलैक्स होती हैं। फिर उसके बाद राइगर मोर्टिस होता है, राइगर मोर्टिस में सब स्टिफ हो जाता है, एटीपी-वीटीपी खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से राइगर मोर्टिस आता है और एकदम कड़ा हो जाता है, स्टिफनिंग ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ इज राइगर मोर्टिस। फिर उसके बाद सेकेंडरी रिलैक्सेशन आता है, ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें फिर से रिलैक्स हो जाती हैं मसल्स। ठीक है? मेडिको लीगल एस्पेक्ट, एक्सीडेंटल पॉइज़न और सुसाइड के लिए यूज़ होते हैं। तो सुसाइड के लिए ये क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बहुत थोड़ा ही खाने से सामने इंसान की मौत हो जाती है। Alkali QH, NaOH or ammonia. Alkali are corrosive in concentrated form and irritate in diluted form. These they dehydrate tissue from proteinase with protein and causes saponification with fats. Main poison: potassium hydroxide, sodium hydroxide, ammonia and carbonates. Its symptoms are sharp, soapy taste, burning from throat to stomach, vomiting, इनिशियली थिक म्यूकस, लेटर ब्लड स्टेन। डायरिया जो होता है वो रेयर होता है, अगर है तो सीवियर कोलिक एंड ब्लड मिक्स्ड म्यूकस उसके साथ निकलेगा। ब्राउन फेशियल स्किन, जो फेशियल स्किन होगी वो ब्राउन हो जाएगी, उसमें छाले पड़ जाएंगे। इन्फ्लेम्ड ब्राउन म्यूकस मेम्ब्रेन। अमोनियम वेपर कैन कॉजेज थ्रोट इन्फ्लेमेशन, थ्रोट की इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, लैक्राइमेशन होगा, मतलब आंसू बहेंगे, कफ, खांसी आएगी, सफोकेशन हो जाएगा। डेथ फ्रॉम लेरेंजियल इडीमा, लैरिंग्स के स्वेलिंग की वजह से डेथ हो जाएगी। प्लूराइसिस और परफोरेशन भी देखने को मिल सकता है। तो अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो ये तो कोरोसिव की तरह काम कर रही है, अगर डाइल्यूटेड फॉर्म में है तो ये इरिटेंट की तरह काम कर रही है। इसके ये अपने मेन पॉइजन्स होते हैं यहाँ पे। सिम्पटम्स यहाँ पे ये दिए हुए हैं, बहुत कुछ कठिन नहीं है। बाकी फेटल डोज की अगर बात करें, QH और NaOH की 5 ग्राम, ठीक है, अमोनियम की 30 ग्राम, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट की 15 से 30 ग्राम, फेटल पीरियड अप टू 24 घंटे इन सभी का। ट्रीटमेंट की बात करें तो डू नॉट यूज गैस्ट्रिक, यहाँ पे फिर से गैस्ट्रिक इलाज बंद करवा दिया। डेमोलिसेंट देना है एग वाइट या मिल्क को, ताकि जो पॉइजन का असर है वो थोड़ा कम भी हो जाए और उसका एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा कम हो जाए, एक लेयर बन जाए स्टमक म्यूकोसा पे, ताकि उस स्टमक म्यूकोसा को बचा के रखा जा सके। ऑक्सीजन थेरेपी फॉर अमोनिया पॉइजनिंग, डाइल्यूटेड ऑरेंज, लेमन जूस और विनेगर, एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक्स। पोस्टमार्टम में अगर देखें तो क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी? अमोनिया ओडर, कोरोजन मार्क्स और पैचरमेंट लाइक डार्क मार्क्स ऑन द माउथ, इन्फ्लेम्ड, कोरोडेड, कॉन्ट्रैक्टेड ईसोफेगस, स्टमक ब्राउन, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, नो परफोरेशन मिलेगा और कॉन्ट्रैक्टेड और इन्फ्लेम्ड किडनी हम लोग को मिल सकती हैं। फिर मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो एक्सीडेंटल भी होता है, मेनली चिल्ड्रंस इसे देख खा लेते हैं। तो एक्सीडेंटल हो गया, सुसाइड और होमिसाइड रेयर होता है। फिर कार्बन मोनोक्साइड, आपने बहुत सुना होगा कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख लीजिए थोड़ा-सा हायर लेवल पे, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, नॉन इरिटेंट गैस होता है। फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है क्योंकि इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे एनीमिक हाइपोक्सिया हो जाता है। इसका सोर्स क्या होता है? जैसे टोबैको है, टोबैको जला रहे हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, कोल गैस है, कोल जैसे वो अंगीठी-वंगीठी जला देते हैं और कमरे में रख देते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, फॉसिल फ्यूल बर्निंग। सिम्पटम्स इसका हेडेक, कन्फ्यूजन, वीकनेस, वॉमिटिंग, इंक्रीज रेस्पिरेशन, इर्रेगुलर हार्ट बीट और टिनिटस। चेरी रेड स्किन बहुत इंपॉर्टेंट। चेरी रेड स्किन किसकी वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से होती है। रेटाइनल हेमरेज, सिनकोप, कन्वल्जन और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। सिवियरिटी की बात करें तो 10 से 30% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो माइल्ड होता है, 30 से 40% मॉडरेट होता है, 40 से ज़्यादा है तो वेरी सीवियर है। अगर एयर में 0.2% है तो डेथ हो जाएगी 4 घंटे में, अगर 0.4% है तो 1 घंटे में, और अगर 1% तो आधे घंटे में ही इंसान खत्म हो जाएगा। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सीवियर है, तो इसीलिए जब भी आप कमरे में या फिर ठंड के मौसम में अ, अंगीठी जलाते हैं या फिर कुछ भी आग-वाग जलाते हैं तो उसे अपने कमरे में जला के मत रखिए। अगर रख रहे हैं तो इतना रखिए कि बहुत ज़्यादा उसमें वेंटिलेशन हो रहा हो, कूलर लगा हो, चीज़ें लगी हों, तब जाके आप उस उसे रख सकते हैं, वरना आप कमरे में रखना बिल्कुल भी अवॉइड करिए, मत ही रखिए, ठीक है? क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा इतना मतलब ऐसा है कि अगर आप इसे लगा के सो गए, सोने के बाद आप इन्हेल कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, मौत हो जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए इसको कमरे में कभी भी जलाने या उसकी कोशिश मत करिए, या फिर ये भी मत करिए कि हाँ, मैं जग रहा हूँ तो कोई बात नहीं, अब जला के रख सकता हूँ। नहीं, जग रहे हैं तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि इससे हेडेक होगा कहीं, फिर ड्राउज़ीनेस होने लगता है, फिर एकदम से अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की ज़्यादा बन गई, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम से आपकी मौत हो जाएगी। तो इसीलिए आप इसको बाहर ही खुले में रखिए जहाँ पे बहुत अच्छा वेंटिलेशन हो रहा हो, फ्रेश एयर अंदर आ सके, वहीं पे आप इसे यूज़ करिए। ट्रीटमेंट की बात करें तो रिमूव टू फ्रेश एयर, इसलिए देखा होगा आपने चूल्हे-वूल्हे जो होते हैं वो घर की छत पे बनते हैं या आँगन में चूल्हों पे खाना बनाया जाता है। कभी कमरे में आपने नहीं देखा होगा कि चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड आता है और पहले के टाइम पे लोगों को पता था। ट्रीटमेंट की बात करें तो रिमूव टू फ्रेश एयर, सबसे पहले फ्रेश एयर में लेकर आओ उस इंसान को, 100% ऑक्सीजन चलाओ उसको, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दो अगर नीड है, कीप वार्म, 20% मेनिटॉल 500 mg आईवी देना है फॉर सेरेब्रल एडीमा, और एट्रोपिन देना है 0.5 टू 1 ml आईएम, और बाकी ये कोरामाइन है 25% 5 ml आईवी देना है, एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक देना है, जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। बट नॉर्मली फ्रेश एयर में लाकर 100% ऑक्सीजन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर ज़रूरत है तो देना है, और बाकी चीज़ें हो गई हैं तो देना ही देना है चीज़ें। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम में क्या होगा? चेरी रेड स्किन बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोला था, लिविडिटी मिलेगी, और फ्रोथ फ्रॉम नोज़, माउथ, कंजेस्टेड लंग, मायोकार्डियल लेशंस, नेक्रोसिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्पस स्ट्रैटियम और ग्लोबस पैलिडस हो सकता है। अब ये क्या मतलब होता है कॉर्पस स्ट्रैटम और ग्लोबियस पैलिडस का? ये आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ठीक है? डिफरेंशियल, आज का होमवर्क यही है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन इंसान कर रखा है तब भी हो सकता है। डायबिटिक कोमा, हेड इंजरी, सेरेब्रल हेमरेज, यूरेमिया और नार्कोटिक पॉइजनिंग, ठीक है? मेडिको लीगल एस्पेक्ट, सुसाइड जो होता है वेस्ट में, एक्सीडेंटल और मेसोचिस्टिक सेक्सुअल एस्फेक्सिया इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हैवी कलरलेस ओडरलेस गैस होती है, 0.4% एटमॉस्फेयर में होती है, लेकिन जो सोर्स होता है इसका कहाँ से? रेस्पिरेशन से, कंबशन से, फर्मेंटेशन, प्यूरिफिकेशन, रेफ्रिजरेशन प्लांट, लाइम क्लिन्स, सॉलिड फॉर्म्स ड्राई आइस बोलते हैं, जो इसका सॉलिड फॉर्म होता है उसको ड्राई आइस बोलते हैं। एक्शन एस्फिक्सिएंट, सेलुलर पॉइजन की तरह यूज करते हैं। प्योर कार्बन डाइऑक्साइड कॉज वैगल इनहिबिशन, ग्लॉटिस स्पैज्म, जिससे हम लोग की डेथ हो जाती है। सिम्टम्स में रैपिड ब्रीदिंग, severe headache, low BP, tetanus, confusion, muscle cramp, loss of consciousness, reduced reflexes, memory loss और सिंकोम और डेथ हो जाती है। फेटल डोज 25 से 30%, डेथ बाय एस्फेक्सिया 60 to 80%, इमीडिएट डेथ हो जाएगी।
ट्रीटमेंट की बात करें, फ्रेश एयर में इंसान को ले जाओ, गर्म रखो, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो विद O2 और एम्फेटामीन सल्फेट और थैम आईवी देना है। पोस्टमार्टम में साइनोसिस होगी, डायलेटेड प्यूपिल, फ्लो फ्रॉम माउथ, नोज डार्क, ब्लड फ्लूइड और कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेन और हार्ट और लंग मिलेगा। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट मोस्टली एक्सीडेंटल ही होता है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, फास्फोरस और साइनाइड, देखो फास्फोरस आया था। तो देख रहे हैं किस बीच-बीच से चीज़ें उठा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा-सा है और बहुत थोड़ा-सा मतलब बोरिंग टाइप का है। इसीलिए जैसे-जैसे चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से चीज़ें कर लीजिए, तो आपकी चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी क्योंकि बुक में बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन उसमें क्या काम का, क्या काम का नहीं हुआ, यहाँ पे सारी उतनी ही चीज़ें हैं, ठीक है? पूरे-पूरे नोट्स एकदम परफेक्ट वे में आपके बने हुए हैं। इन नोट्स को कैसे लेना है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पता कर लीजिएगा, ठीक है? तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है वो कलरलेस गैस होती है, रॉटन एग लाइक ओडर आती है, एमसीक्यू बन सकता है इससे। सोर्स केव्स, वोल्केनो, सीवर, ब्यूटिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिल्क, रबर बटन, मतलब ये सारी चीजें हैं सिमिलर टू HCN। सिम्टम्स इसका नॉर्मल नॉर्मल आपको जो भी ऊपर आपने पढ़ा है उन सभी को यहाँ पे डाल सकते हैं। बस ये याद रखिए कि यहाँ पे डायलेटेड प्यूपिल होगा और रेस्पिरेशन जैसे कि उसमें ऊपर था कार्बन मोनोऑक्साइड में, उसी तरीके से सारी चीजें हैं। और फेटल डोज है, अगर 200 पीपीएम से ज़्यादा है तो पल्मोनरी एडीमा होगा, अगर 500 से ज़्यादा है तो सीवियर रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस हो सकता है, 1000 से ज़्यादा है तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और डेथ हो सकता है। ट्रीटमेंट वही सारे जो ऊपर हम लोग ने देखा वही है। पोस्टमार्टम क्या है कि रॉटन एग ओडर लाइक मतलब रॉटन एग जैसे सड़े हुए अंडे होते हैं ना उसकी जैसी बदबू आएगी। रैपिड प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन मतलब सड़ने बहुत जल्दी लगेगी बॉडी। ब्लू ग्रीन पोस्टमार्टम स्टेनिंग मिलेगी और कॉन्ट्रैक्टेड डार्क ऑर्गन और डार्क ब्राउन ब्लड मिलेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, स्मोक इनहेलेशन, साइनाइड, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। फास्फोरस की अगर बात करें तो व्हाइट और रेड टाइप के फास्फोरस होते हैं। तो जो व्हाइट होता है वैक्सी ट्रांसल्यूशन, गार्लिक ओडर, ग्लो इन डार्क और हाइली टॉक्सिक होता है। ग्लो इन डार्क बहुत इंपॉर्टेंट, यूजेस फर्टिलाइजेशन, इंसेक्टिसाइड, फायरवर्क, गन पाउडर। रेड का कहाँ यूज़ होता है? ब्राउन रेड पाउडर ओडरलेस नॉन टॉक्सिक होता है, नॉट फ्लेमेबल बिलो 260 डिग्री सेल्सियस, यूजुअली मैच मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। आपने देखा होगा फास्फोरस है ना, रेड फास्फोरस माचिस की तीली में होता है। सिम्पटम्स कॉन्टैक्ट बर्न्स, सेकंड एंड थर्ड डिग्री, लोकल स्वेलिंग इन 2 to 6 आवर, थर्स्ट, वॉमिटिंग, गार्लिक ओडर इन ब्रेथ, वॉमिटिंग, स्टूल और ग्लो इन डार्क। तो यहाँ पे जो वॉमिटिंग है, स्टूल है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगा? अंधेरे में चमकेगी। हेपेटोमेगाली, जॉन्डिस, किडनी फेलियर, हेमेटूरिया, कन्फ्यूजन, कन्वर्जेंस और डेथ हो सकता है। फेटल डोज़ 60 से 120 फेटल पीरियड 24 घंटे। ट्रीटमेंट वॉश स्किन वुंड्स, लेवेज विद 1:5000 KMnO4 और 0.2% कॉपर सल्फेट, एक्टिवेटेड चारकोल, नो ऑयली फैटी डेमोलिसेंट, सोडियम सल्फेट, परगेटिव, डेक्स्ट्रो सलाइन और ये सारी चीज़ें इसमें मिल सकती हैं। पोस्टमार्टम गार्लिक कोटेड जॉन्डिस, ब्राउन हाइपोस्टेसिस, येलो ग्रीन स्टमक, म्यूकस विद कोरोशन और फैटी एनलार्ज लिवर और किडनी। नॉर्मल नॉर्मल जैसे सब दिख रहे हैं, तो क्या अलग से है वो आप बस देख लिया करिए, ठीक है? या फिर ब्राउन हाइपोथेसिस है और जॉन्डिस भी हो सकता है। बाकी तो नॉर्मल जैसे ऊपर दिख रहा था वैसे ये सारा मेडिको लीगल एक्सीडेंटल चिल्ड्रंस में होमिसाइडल अल्कोहल के साथ मिक्स करके लोग देते हैं और एबॉर्शन में और वॉरफेयर में बॉम्ब्स और ग्रेनेड्स में यूज़ होता है। फिर साइनाइड, आयोडीन, केरोसिन और ऑर्गेनो फॉस्फाइड की बात करें, तो साइनाइड देखो हेडिंग यहाँ थी, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में बता रहे हैं कि नॉन मेटालिक हाइड्रोकार्बन एग्रोकेमिकल्स ये होते हैं। तो साइनाइड जो होता है इनहिबिट साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, जिससे क्या होता है सेलुलर हाइपोक्सिया हो जाता है। सिम्पटम्स रैपिड ब्रीथिंग, हार्टबीट, कंफ्यूजन, हेडेक, वॉमिटिंग, कन्वल्जन, पैरालिसिस, कार्डियक अरेस्ट, साइनोसिस, डेथ। ट्रीटमेंट 100% ऑक्सीजन, सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम थाइसल्फेट आईवी देना है, डाइकोबाट टेट्रासमेट आईवी, मेथिलीन ब्लू आईवी, मेडिको लीगल एक्सीडेंटल सुसाइडल होमिसाइडल हाईली रेगुलेटेड सब्सटेंस, ठीक है? तो ये चीज़ है। बाकी आयोडीन की बात करें तो प्रेसिपिटेट सेल प्रोटीन, वेपर्स एंड रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स, एक्यूट बर्निंग, माउथ टू स्टमक, ब्राउन माउथ, लिप्स, पैचेस, येलो, ब्राउन, ब्लू, वॉमिट हो सकता है, डिस्यूरिया, शॉक, कॉन्शियसनेस, मतलब नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं। एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आयोडीन का कहाँ यूज़ होता है? हाँ, एंटीसेप्टिक में यूज़ होता है। कितना परसेंट यूज़ करते हैं आयोडीन का? तो वो बताइएगा मुझे। केरोसिन की बात करें तो केरोसिन है और ऑर्गेनिक फास्फोरस है। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इसमें कुछ अलग से नहीं है, बट हाँ, मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी आएगा, साइनाइड अगर आ गया, आयोडीन आ गया,
देखो HCN अलग था और यहाँ पे साइनाइड अलग है, ठीक है? यहाँ पे हाइड्रोसायनिक एसिड के बारे में बात करें तो वो यहाँ से आता है। आप ये भी लिखिएगा अगर CN साइनाइक एसिड आता है या साइनाइड आता है और आप ये भी लिखिएगा, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। बाकी आयोडीन के बारे में बात करी गई है तो नॉर्मल यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं पढ़ लीजिए, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है? कोई चीज़ समझ में नहीं आती तब आप बताइएगा, बाकी छोटे-छोटे हैं ना तो आने के चांसेस कम रहते हैं। एल्यूमीनियम या फिर ज़िंक फॉस्फाइड रेड पॉइज़न में मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट अभी जल्दी में केस नहीं हुआ था वाटरमेलन वाला, तो उसमें ज़िंक फॉस्फाइड ही था और एल्यूमीनियम एंड ज़िंक फॉस्फाइड हाउसहोल्ड पॉइज़न्स। एल्यूमीनियम ज़िंक फॉस्फाइड कहाँ यूज़ होता है? एल्यूमीनियम फॉस्फाइड यूज़ होता है ग्रेन फ्यूमिगेंट में, मतलब जैसे चावल, दाल और गेहूँ-वेहूँ में डालते नहीं है, वो होता है ग्रेन फ्यूमिगेंट। और ये बहुत वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, गार्लिक पाउडर होता है इसका। ज़िंक फॉस्फाइड जो स्टील ग्रे पाउडर होता है, मेन रोडेंटिसाइड होता है। रोडेंटिसाइड क्या होता है? रैट और माइस को किल करने के लिए जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम लोग रोडेंटिसाइड बोलते हैं। बोथ रिलीज़ फॉस्फीन गैस एंड कॉन्टैक्ट विद गैस्ट्रिक एसिड, प्रोटोप्लाज्मिक पॉइज़न इन्हिबिटिंग प्रोटीन एंजाइम सिंथेसिस हो जाता है। सिम्पटम्स की बात करें तो मेटालिक ग्रे ओडर माउथ में आएगा, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, डिस्निया, पल्मोनरी एडिमा, एसिडोसिस, साइनोसिस, कन्वल्जन, कार्डियोजेनिक शॉक, एरिथमिया और डेथ हो जाती है। फेटल डोज़ 3 से 9 और इसका 5 ग्राम। पीरियोडिक पीरियड क्या होता है? 2 24 घंटे। ट्रीटमेंट क्लॉथ हटा दो, स्किन को वॉश करो, लेवेज विद इतना, एक्टिवेटेड चारकोल 100 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर एसिडोसिस, मैग्नीशियम सल्फेट 200 और बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं। एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, कोई बहुत इससे ज़्यादा नहीं है, याद करने वाली चीज़ें। ठीक है, नॉर्मल सी अगर आपको चीज़ें पता है, गैस्ट्रिक लेवाज हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिडोसिस और 2-4 अपने स्पेसिफिक एंटीडोट देख लिया तो दैट्स इनफ। सब कुछ आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सेकंड ईयर में आ गए, फर्स्ट ईयर से थोड़ा-सा चीज़ें चिल हो जाएँगी। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से बिना पढ़े चीज़ों को लिखना है। ठीक है? एल्यूमीनियम ज़िंक फॉस्फाइड मैंने चीज़ें बताई। अभी मैं इसको हटा दूँ और आपसे बोलूँ कि एल्यूमीनियम ज़िंक फॉस्फाइड के बारे में बताइए, तो 100% मुझे भरोसा है कि आप कम से कम 5 पॉइंट तो एल्यूमीनियम ज़िंक फॉस्फाइड के बारे में बता ही सकते हैं कि हाँ, वो रोडेंटिसाइड होता है, वो अपना ग्रेन फ्यूमिगेंट होता है, उसका फेटल डोज़ 5 होता है, उसका फेटल डोज़ 3 होता है, उसका फेटल पीरियड 24 घंटे होता है, उसका और क्या चीज़ें हैं और सिम्पटम्स अपना देख लिया कि नॉर्मल नॉर्मल ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। सिम्पटम्स लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट आप लिख सकते हैं, गैस्ट्रिक लेवाज करवा दो और क्लॉथ हटा के वॉश करवा दो स्किन, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है? इसी तरीके से आपको वहाँ पे भी लिखना होगा एग्ज़ाम में। तो इतना आप वो रखिए कि हाँ, आप पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें आ रही हैं। पोस्टमार्टम में गार्लिक ओडर, ब्लड स्टेन्ड ग्रोथ, कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा, ग्रीन डिपॉज़िट स्टमक, कॉन्ट्रैक्टेड लिवर, स्प्लीन, किडनी, ब्रेन। मेडिकल लीगल में सुसाइड, एक्सीडेंटल डायरी, डेथ में इसको कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड में बहुत ईज़िली मिल जाता है। रेड पॉइज़न आपको दुकान में जाके नॉर्मली खरीद सकते हैं। तो जहाँ पे डाउरी वाली चीज़ें आती हैं कि यार वाइफ़ को परेशान कर रहे होते हैं कि डाउरी नहीं दिया या फिर जहाँ पे डाउरी डेथ के केसेज़ होते हैं वहाँ पे जो वाइफ़ होती है वो अपना ये खा के सुसाइड कर लेती है, तो वहाँ पे एक डाउरी डेथ का केस बन जाता है। फिर हाउसहोल्ड पॉइज़न की बात करें तो मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन और हाँ, और डाउरी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आएँगी। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था? बाकी कौन-कौन से उसमें धाराएँ होती हैं कि अगर इन जो वाइफ़ है अगर वो उसने सुसाइड कर लिया तो कितनी सज़ा होगी? तो सुसाइड का अटेम्प्ट करा तो कितनी सज़ा होगी? अगर उसपे वाइफ़ पे ज़्यादा प्रेशर बन रहा है तो कितने साल की सज़ा होगी? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली डाउरी अगर माँग रहे हैं तो कितने साल की सज़ा होगी? एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो कितने साल की सज़ा होगी? तो ये सारी चीज़ें अगर आप धीरे-धीरे पढ़ेंगे तो आपको आगे मिलेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ठीक है, हाउसहोल्ड पॉइज़न्स की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन अंडर 5 कैटेगरीज़ हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, क्लीनर, डिओडोरेंट, नेल पॉलिश रिमूवर, टॉयलेट क्लीनर, बेडरूम में अल्कोहल, एयर फ्रेशनर, मॉथ बॉल्स, ग्लू, पेंट, एसेंशियल ऑयल, गैराज में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, पेट्रोल, किचन लॉन्ड्री में अमोनिया डिटर्जेंट, ट्रेन क्लीनर्स में केरोसिन, रेड पॉइज़न, मेडिसिन में मोस्ट कॉमन कॉज़ इन चिल्ड्रन। ठीक है? जनरल सिम्पटम्स क्या है? नोज़िया, वोमिटिंग, सीज़र, कन्फ्यूजन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, एब्नॉर्मल स्किन कलर। जनरल ट्रीटमेंट क्या है? डिकंटामिनेट वाटर, स्किन विद वाटर, मूव विक्टिम टू फ्रेश एयर, dilute corrosive injection with water, emesis for medication और प्लांट इंजेक्शन। प्रिवेंशन की बात करें, लॉक पॉइजन अवे, नेवर लीव
unattended, keep original packaging, use child safety locks, wear gloves with chemicals और read labels। तो इतनी चीज़ें थी इस चैप्टर में और कुछ नहीं, थोड़ा-सा बोरिंग इस वजह से आ जाता है क्योंकि सब कुछ नॉर्मल और एक जैसा ही चल रहा होता है। आप पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और HCl में, तो हम लोगों ने पढ़ी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता हुई, लेकिन इसके सिम्पटम्स और इसके ट्रीटमेंट जो होंगे वो थोड़ा-सा आपको परेशान कर सकते हैं कि किसमें क्या है, तो उसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा और वैसे भी आपको खुद ही चीज़ें बनानी पड़ेंगी, 100% आप रट नहीं पाएँगे। ठीक है? तो ये मत सोचिए कि आप सब कुछ याद कर लेंगे आप जैसे टॉपर्स का होता है कुछ, टॉपर्स ये सोचते हैं कि वो सब कुछ याद कर सकते हैं, तो नहीं, सब कुछ नहीं याद कर सकते, लेकिन स्टिल यू कैन बी अ टॉपर। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनके नंबर उतने ही नहीं आते, लेकिन कुछ लोग होते हैं कम पढ़ते हैं लेकिन उनके नंबर अच्छे आते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उनका बनाने का आंसर मेकिंग स्किल जो होती है वो बढ़ जाती है। तो अपने आंसर मेकिंग स्किल को बढ़ाइए, उस पे ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिज़न कि आपको सब कुछ याद हो जाए, सब कुछ रट लें, ठीक है? मैं यही सारी चीज़ें बताऊँगा क्योंकि जो चीज़ें मुझे हेल्प करी हैं सारी चीज़ें, ज जो चीज़ें मैंने अपने आस-पास लोगों को करते हुए देखा है, जो भी चीज़ें टीचर्स मुझे बताते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको लाके सीधे-सीधे एज़ अ सीनियर, एज़ अ बड़ा ब्रदर सारी चीज़ें दे देता हूँ। एंड आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें पसंद आती होंगी। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि हाँ, पूरा एकदम प्रोफेशनली पढ़ा रहे हैं, मैं उस तरीके से नहीं हूँ, मैं जस्ट एज़ अ सीनियर आपको गाइड करता हूँ। आपको जो चीज़ें कठिन लग सकती हैं टीचर्स के थ्रू, वो सारी चीज़ें ईज़ी करवाता हूँ। एज़ अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव चीज़ें जैसे करनी चाहिए, मैं करने की कोशिश करता हूँ और आपको चीज़ें लाके देता हूँ। बाकी इसी तरीके से चीज़ें करते रहेंगे, बीएमएस का जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करते रहेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे। अभी गर्मी हो रही है, जब रिकॉर्ड करते हैं तो जो भी रिकॉर्ड करता होगा या क्रिएटर होगा, उसको पता होगा कि जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो पंखा बंद करना पड़ता है क्योंकि पंखे की आवाज़ आती है तो उससे माइक क्वालिटी गिर जाती है। कुछ-कुछ वीडियोज़ में मेरे भी आप देखते होंगे, कि थोड़ा-सा ब्लरिंग हो जाता है। तो इतनी गर्मी में तब भी मैं बना रहा हूँ, जस्ट फॉर यू ऑल कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले और आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती होंगी। आपके जो कमेंट्स आते हैं वो मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, लोग अ, एप्रिशिएट कर रहे हैं चीज़ों के लिए। चीज़ें देखता हूँ कि हाँ, सपोर्ट मिल रहा है, चीज़ें देखता हूँ कि हाँ, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं जस्ट बाय परचेज़िंग द नोट्स और क्योंकि ये नोट्स जो होते हैं, इनको बनवाने में थोड़ा खर्चा मेरा भी आता है, तो उसको ब सब तो जो भी खरीदता है ना, वो एक तरीके से सपोर्ट ही कर रहा होता है। तो अच्छी लगती हैं चीज़ें। बाकी इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए मुझे, मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लाके देता रहूँगा। आगे से आगे जो भी चीज़ें होती होंगी, वो बताऊँगा। बाकी कोई और ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, आप डिमांड करना चाह रहे हैं, तो आप डिमांड कर सकते हैं। मैं अभी एक पोल भी डालूँगा कि आगे और क्या-क्या चीज़ें मैं बना सकता हूँ, आपके लिए कर सकता हूँ। तो बस इतनी ही चीज़ें हैं, बाकी किसी दिन आते हैं लाइव में बात करते हैं, ठीक है? देखता हूँ मैं तो जब भी एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे ना सेकंड ईयर वालों के, तो आऊँगा लाइव, ठीक है? तो लाइव पे बात करेंगे, जो दिक्कतें होंगी वो कवर करी जाएँगी। बाकी पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। अ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।